कुटुंब प्रबोधन के इस नवीन सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। आज कुटुंब परिवार परिबोधन के इस सत्र में हम विषय लेकर आए हैं शिक्षक अभिभावक बैठक मीटिंग, PTM पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का हमारे परिवार से बतौर अभिभावक हमसे उसका संपर्क क्या है, संबंध क्या है और आज के वर्तमान परिवेश में हमको कैसे एक अभिभावक की भूमिका को पर खरे उतरना है, ये हमारा विषय आज का है। और इसको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं बहुत कंक्लूड करके इसका जो समरी, एक डेफिनेशन इसकी, उसको पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। आज के परिवेश में जो अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए जरूरी काम करने हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, वो आज से 10 साल पहले कुछ और थे, 20 साल पहले कुछ और थे, 30 साल। आज की वर्तमान परिस्थितियों में क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसी हमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन पर हमको फोकस करना है, काम करना है कि हम बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। बस इतनी सी बात है। पहला पॉइंट तो ये है कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने बच्चों से मोबाइल को दूर कर दीजिए। मोबाइल को बिल्कुल अपने बच्चों की पकड़ से दूर कर दें, उन्हें मोबाइल ना दें। कई बार अभिभावक शिकायत करते हैं कि साहब परिवार का माहौल ख़राब हो जाता है, बच्चा इतना इरिटेट होने लगता है, वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। जब उसे मोबाइल दे देते हैं तो परिवार में शांति बन जाती है। आपकी वो शांति उसके जीवन भर की अशांति का कारण बन जाएगी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है, स्कूलों से मैसेज आते हैं या कोई चीज़ करने को कही जाती है तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने सामने ही उस काम को करवाएं, अपनी देखरेख में करवाएं और उसके लिए निर्धारित समय के अंतर्गत वो काम हो जाए, इसकी चिंता आपको करनी है। मैं आपको फिर बताता हूं कि 5वीं कक्षा 6ठी कक्षा तक तो मोबाइल का एडिक्शन उसको हो गया, तो बाद में उस मोबाइल के एडिक्शन को छुड़ाना दैट इज टोटली इम्पॉसिबल, वो संभव नहीं हो पाता है। दूसरी बात यह है कि 6 से लेकर लगभग 12वीं तक के बच्चे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जब आप उनको ऐसी शय देते हो या वो आपसे झगड़ा कर लेते हैं आपसे, और आप उनको मोबाइल अवेलेबल करा देते हो या मोबाइल उनके पास में है और आप जानते हो लेकिन उसको नहीं ले पा रहे हो, मोबाइल को देखना मना नहीं करा पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे अलग अलग अपने नाम के अकाउंट्स बना लेता है। उन अकाउंट्स के माध्यम से उसमें वो पिक्चर्स वगैरह लगा लेता है और फिर उस पर वो धीरे धीरे जब आगे काम करने लगता है तो उसे मज़ा आने लगता है उस पर। जब सारा दिमाग उसका उन सोशल मीडिया के उन अकाउंट्स पर फोकस हो जाता है तो पढ़ाई लिखाई से धीरे धीरे दूरी और उन सब एक्टिविटीज़ के नज़दीकी बढ़ते चली जाती है। और चूंकि बच्चा रोज़ आपके इर्द गिर्द रह रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, वैचारिक रूप से, दिमागी तौर पर वो बच्चा आपसे दूर होता चला जा रहा है, पढ़ाई से दूर होता जा रहा है, जीवन के उद्देश्य से दूर होता चला जा रहा है, शिक्षकों के बताए गए मार्गदर्शन से दूर होता चला जा रहा है। एक ऐसा अनजान, अपरिचित एक ऐसे मार्ग पर आपका बच्चा चल पड़ता है जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसका कोई मंजिल नहीं है। ऐसे रास्ते पर वो चल पड़ता है। मोबाइल, अगर आपकी जानकारी में आपका बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, मोबाइल देख रहा है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, रोक पाने में आप असमर्थ हो गए, समझ लीजिए कि आपके बच्चे का करियर जीवन आगे समाप्त हो जाएगा। ये तय आप मान के चले। आपके टीचर, स्कूल के बच्चे के टीचर, बच्चे को मार्गदर्शन देने वाले, पढ़ाने वाले, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे वो जितने काबिल हों। आपके बच्चे का कुछ भी नहीं हो सकता, ये आप जान लीजिए।
इस पर कोई गोलमोल बात नहीं है या इस पर कुछ गुंजाइश होगी, ऐसी वाली कोई चांस नहीं है। ये हम लोगों ने बहुत सोच विचार कर, गहन चिंतन के बाद में, अपने गहन रिसर्च के बाद में ये बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं। और इतने स्पष्ट शब्दों में शायद ही कोई आपसे ये बात कह पाए। किसी भी इंस्टीट्यूट में आपका बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो मोबाइल के संपर्क में है, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा, और आप उसको रोक नहीं पा रहे और वो उसका आदी हो चुका है। कई बार बात जानकारी में आती है कि बच्चा खाना खाते खाते मोबाइल देखना पसंद करता है। वो कहता है मम्मी खाली खाना खाते समय तो दे दो, मम्मी 5 मिनट के लिए तो दे दो, मम्मी खाली इतना देखेंगे बस फिर वापस लौटा देंगे, मम्मी हम अच्छे से पढ़ाई करें तो क्या आधे घंटे के लिए मोबाइल दोगी क्या, मम्मी आप बाजार जा रही हो तब तक दे दो, आप आओगी तो आपको वापस दे देंगे मोबाइल। तो ये आपको लगता है कि ये छोटी सी बात तो बच्चा कर रहा है, वो छोटी सी बात उस बच्चे के जीवन को समाप्त करने के लिए, उसके भविष्य को अंधकार में ले जाने के लिए बहुत पर्याप्त है, ये आप जान लीजिए। और जो माँ बाप अति लाड़ और अति प्यार के चलते या बच्चे के दबाव में आकर उसको इस मोबाइल की व्यवस्था में सहयोग कर दे रहे हैं, वो जान लें कि आप अपने हाथ से अपने बच्चे के करियर को, उसके जीवन को, उसके आने वाले समय को पीड़ादायक बना रहे हो। सब उसका आगे अंधकार में जीवन उसको जीना है, बस इतना आप समझ लीजिए। इससे ज़्यादा स्पष्ट शब्दों में मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। स्कूल से कोई मैसेज आया, कोई काम आया, कोई बात आया, कोई संदेश आया व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने बच्चे को सामने पढ़कर सुना दीजिए। और कुछ देर के लिए अगर मोबाइल उसको देना बहुत ही आवश्यक हो गया हो तो आपकी देखरेख में ही मिले, ये बस इतना करना है आपको। मोबाइल से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। विद्यालय कुछ नहीं कर, अगर आपका बच्चा मोबाइल देख रहा है, मोबाइल के इंप्रेशन में है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपके बच्चे के लिए। आप हमसे उम्मीद करना छोड़ दें, आज ये बात स्पष्ट समझ लें। दूसरी बात है, पहली बात तो मोबाइल वाली मैंने बताई, अब दूसरी बात को समझिए बड़े ध्यान से। यही 3-4 पॉइंट हैं जिनके इर्द गिर्द अगर आप काम करना शुरू करेंगे, इन पर काम करना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप में आप ये मानकर चलिए कि आपका जो बच्चे का फ्यूचर है वो सॉलिड सही रास्ते पर जाएगा और कुछ न कुछ रिजल्ट आने वाले दिनों में उसको मिलने वाला है, अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। कभी भी पेरेंट्स ट्यूशन और स्कूल पर पूरी तरीके से डिपेंड मत होइए। अगर आप पूरी तरीके से निर्भर हो गए स्कूल पर, भाई स्कूल जा रहा है, आ रहा है, होमवर्क कर रहा है, रोज स्कूल जा रहा है, आप संतुष्ट हो गए कि भाई हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, डायरी में उसको काम मिलता है, आपने देखा, आपने कहा भाई काम भी मिल रहा है, बच्चा लिख पढ़, जब आप देखते हो लिखते पढ़ते बैठा हुआ मिल जाता है, स्कूल की तरफ से आप निश्चिंत हो गए। उसके बाद ट्यूशन टीचर घर पे आया या आपने कहीं भेज दिया उसको पढ़ने के लिए, तो वहाँ से भी वो आ रहा है, जा रहा है, आपने घर में पता किया, देखा कि भाई जा रहा है, आ रहा है, हाँ आ रहा है, जा रहा है, बस ठीक है, आप संतुष्ट हो गए। आप ये मानकर चलिए ये संतुष्टि भी आपके बच्चे के जीवन को नुकसान पहुँचाएगी। आप ये जानिए कि ट्यूशन टीचर कौन है, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, बच्चे के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और वो बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं उससे उसको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बच्चा अगर घर से बाहर ट्यूशन कोचिंग पढ़ने जा रहा है, कितने बजे गया, कितने बजे आया, जाने आने में कितना समय लगा, कितनी देर उसने वहाँ पढ़ा, कोई एक्स्ट्रा 15-20 मिनट वो इधर उधर गलत जगह खर्च तो नहीं कर रहा है। 10-15 मिनट बहुत पर्याप्त हैं बच्चे के दिमाग को दाहिने बाएं डाइवर्ट करने के लिए, ये आप जान लीजिए। बहुत फास्ट समय चल रहा है ये। और जब से AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सोशल मीडिया रफ्तार पकड़े हुए हैं, तब से चीज़ें सेकंडों में चेंज हो रही हैं। तो अपनी खेती को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। विद्यालय में टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, विद्यालय की थीम क्या है, विद्यालय ठीक से बच्चे को देख रहा है या नहीं देख रहा है, बच्चे के अंदर में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आखिर में जो पढ़ा रहे हैं वो वास्तव में ठीक तरीके से हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करना आज के स्मार्ट अभिभावकों की जिम्मेदारी है। समय पर अपने सुझाव आपके आने चाहिए। टीचर्स को ये लगना चाहिए, पढ़ाने वाले चाहे ट्यूशन के टीचर हों चाहे स्कूल के टीचर हों, कि हाँ ये अभिभावक बच्चे की चिंता करते हैं, ये अभिभावक बच्चे के बारे में अलर्ट रहते हैं, हमेशा बच्चे के पढ़ाई लिखाई और उसकी एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्ट रहते हैं। ये
छोटी छोटी बातों की बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चिंता करते हैं। ये बात जब टीचर के समझ में आती है तो टीचर और ध्यान देता है आपके बच्चे के ऊपर में। वो जानता है कि इसके मम्मी पापा बहुत अलर्ट रहते हैं, तो हमको भी अलर्ट रहना चाहिए, और ज़्यादा जो है जिम्मेदारी के साथ में आपके बच्चे को देखता है। जब आप अपने बच्चे को करीब से देखोगे नहीं, उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में जानोगे नहीं, कुछ समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो आप क्या टीचर से डिस्कस कर पाओगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके साथ में अपनी कनेक्टिविटी बना के रखें पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। शिकायत कई बारी आती है कि साहब हम तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, इस विषय के बारे में जानकारी नहीं रखते, हमारी मिसेज भी बहुत ज़्यादा उस लेवल तक की एजुकेशन नहीं है, तो हम नहीं समझ पाते हैं। अरे साहब, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप बच्चे के क्या पढ़ रहा है, कर रहा है, रिटर्न वर्क ज़्यादा कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चे के उतना तो समझ पा रहे हैं ना। और फिर अगर आप विषय के बारे में कुछ भी नहीं जान रहे हैं, तब भी अगर आप टीचरों के संपर्क में हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कभी कभी ट्यूशन पढ़ाते समय जहाँ ट्यूशन आपका बच्चा पढ़ता है वहाँ चले जाइए, वहाँ थोड़ी देर बैठे रहिए कि कितने बच्चों के बीच में पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, टीचर की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वहाँ का माहौल, उस कमरे का माहौल, उस जगह का माहौल ठीक है या नहीं है। स्कूल में आइए, स्कूल के वातावरण को स्टडी करिए, और टीचर जो पढ़ाने वाले हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा जिन टीचरों की बच्चा कर रहा है, उस टीचर से मिलिए। वो प्रशंसा के योग्य आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है, और या जिसके बारे में बहुत नेगेटिव बात बच्चा बोला, उस टीचर से भी मिलिए, बात करिए, समझ, आप खुद एनालिसिस करिए कि ये वास्तव में मेरा बच्चा ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो उस लेवल तक की वर्किंग तो आप कर सकते हो, उसके लिए विषय का ज्ञान होना क्या जरूरी थोड़ी है। तो ये एक विषय आपको करना पड़ेगा, मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई पर पूरी पैनी निगाह, गिद्ध निगाह आपकी होनी चाहिए। आप स्वयं उस विषय के जानकार हो अथवा ना हो। बस ये एक काम जरूरी है आज के परिवेश में, आज के स्मार्ट माता पिता को ये करना ही होगा। जो राम भरोसे छोड़ देंगे, उनका जो है वो काम उसी तरह का हो जाएगा, ये आप जान लीजिए। अव्वल ये हो कि ट्यूशन पढ़ाने वाले जो लोग हैं, कोचिंग पढ़ाने वाले, अब कई बार हम देखते हैं छोटी क्लासों में बच्चे को कोचिंग भेज रहे हैं। अरे भाई, कोचिंग को एक सब्जेक्ट में शार्प स्टडी करने के लिए बड़ी क्लासों में आ जाता है जब बच्चा, तो एक्सपर्ट कोचिंग्स में जाना पड़ता है, ऐसे लोगों से पढ़ना पड़ता है, ऐसी एजेंसियों में बच्चे को पढ़ाएंगे आप, ठीक है। और चौथी पाँचवीं में कौन सी कोचिंग है भाई, उसमें तो ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप ट्यूशन टीचर ढूंढते हैं। तो ट्यूशन टीचर ट्यूशन पढ़ाइए, कोचिंग नहीं, छोटे बच्चों को खासकर, और अपने देख रेख में उनको पढ़ाना। छोटे बच्चों के लिए अगर अच्छा हो कि आपके घर में आके कोई ट्यूशन टीचर पढ़ा दे, दैट इज सो फॉर सो गुड। नहीं तो घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर, बहुत लंबे डिस्टेंस पर बच्चे को भेजने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा वातावरण नहीं है कि आप भेजेंगे और उसका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। इसको बिल्कुल स्पष्ट समझ लें। 2 पॉइंट मैंने बता दिए, अब तीसरा पॉइंट सुनिए। अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। पेरेंट्स, क्वालिटी टाइम का मतलब है अच्छा समय दें, उनके साथ में समय बिताने का प्रयास करें। परिवार में आपके 2 बच्चे हों, 1 बच्चा हो, 3 बच्चे हों, उनके साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा हो सकती है। घर के मसले हैं, बच्चों के मसले हैं, बच्चों के स्कूल की एक्टिविटीज से रिलेटेड चर्चा। बच्चा कुछ कहना चाहता है, किससे कहेगा वो बतौर अभिभावक आपसे कहेगा, वो बैठ के बात करना चाहता है आपसे। छोटी छोटी बातें हैं उसकी, उन बातों का मीनिंग भले ही बतौर अभिभावक आपके लिए नहीं है कुछ भी, लेकिन उसकी सुनिए, वो बोल रहा है सुनिए। छोटा बच्चा उसकी सुनिए, बड़ा है उसकी सुनिए, हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं उनकी बातों को सुनिए, और वो अपनी पूरी दिल की उनकी बात कहने का मौका मिलना चाहिए उनको। और ये प्रतिदिन इसके लिए समय निकालना जरूरी है माँ बापों को। हर दूसरे रोज निकाल लीजिए, नहीं हो सकता है तो उसमें पति पत्नी आपस में मिलकर समय निकाल लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा व्यस्तता है दोनों लोगों की, नहीं तो माँ बाप साथ में बैठकर बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करिए। ये आज के समय की बहुत बड़ी नीड है, बहुत बड़ी ज़रूरत है ये। उसमें सिर्फ बातें हों, बच्चों के दिल की बातें, क्योंकि जब आप बात करना बंद कर दोगे तो वो किससे बात करेगा, फिर वो किसी और को तलाश लेगा, मित्र के रूप में, दोस्त के रूप में, सहेली के रूप में। वहां से उसको डिस्कशन का वो कंक्लूजन नहीं निकलेगा जो कंक्लूजन आप उसे देने वाले हो। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको बेहतर से बेहतर टाइम अपने बच्चों के साथ में गुजारना है,
शाम को दे दीजिए, दोपहर दे दीजिए, या सबसे अच्छा समय तो यह है कि शाम का भोजन साथ करिए, उस वक्त चर्चा का माहौल बना लीजिए, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। पेरेंट्स प्रयास ये करें कि शाम को एक साथ में भोजन हो जाए, बच्चे सब बैठें। बच्चों को ये संस्कार डालिए कि वो इंतज़ार करें और फ़ोन करके आपको बुलाएं कि आइए पापा जल्दी आ जाइए, मम्मी आ जाए, माहौल बन जाए। कहीं कहीं पर कार्य की व्यस्तता रहती है और आप लेट आते हो, दिक्कतें हैं, तो फिर भी अपने कार्य पूरे दिनचर्या में कोई समय ऐसा निकाल सकते हैं क्या कि बच्चे के साथ में बैठ के 10 मिनट सही, 15 मिनट कम से कम आप दे दीजिए, तो ये पॉजिटिव संकेत होंगे बच्चों के जीवन में। उन डिस्कशंस का कोई मीनिंग निकलेगा। ये मैंने बात बोली तीसरी। अब चौथी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। चौथी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। बच्चों के साथ में बनाना है इमोशनल रिलेशन। इमोशनल, भावनात्मक रिश्ता होना चाहिए आपका बच्चे के साथ में। भावनात्मक रिश्ता कैसे बनेगा? जैसे बच्चे के साथ में जब कभी कभी माता पिता अपने जीवन के खुद अभिनेता अभिनेत्री हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन का अभिनेता अभिनेत्री है। उनके जीवन की अपनी एक स्टोरी है और संघर्ष हर व्यक्ति ने किया है। और अगर सहजता से अपने परिवार को चला रहे हैं, आप इज्जत का वातावरण बनाए हैं और आपके यहाँ ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है, तो आप ये समझिए कि जीवन में आपने संघर्ष किया है और उस संघर्ष की स्टोरी आपके बच्चों को पता होनी चाहिए कि मेरे पिता ने कितना संघर्ष किया, कैसे हमको यहाँ तक पहुँचाया, मेरे दादाजी ने कौन सा संघर्ष किया था, मैं किस परिवार किस इलाके से आता हूँ, मेरी माँ के संघर्ष मुझे पता होने चाहिए। बच्चे को बताया जाना चाहिए कि हम किस परिवेश से यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारा ये पड़ाव है, मंजिल हमारी नहीं है। मंजिल आगे बढ़ने के लिए तुमको अपनी योग्यता को बनाना है बच्चे, और तुम्हें उस मंजिल तक जाना है जो मंजिल, ये पड़ाव है एक हमारा जीवन, और हम तुम्हारे लिए, तुम उस मंजिल पर पहुंचने वाले पथिक यात्री रहोगे। हमारे पूरे हमारे कुटुंब का ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ में है। हम सब उम्मीद में है कि तुम आगे कुछ नया करोगे। इस प्रकार की ऊर्जावान बातें विद्यार्थियों के साथ में होनी चाहिए, बच्चों के साथ में होनी चाहिए, और उनके साथ में इमोशनल रिश्ता। पिता कहीं जाए कहीं आए, कुछ होए, प्रॉब्लम होए, बच्चे से कोई मतलब नहीं रहता। कई घरों में हम देखते किसी का किसी से कोई मतलब ही नहीं है। इमोशनल रिलेशन होगा तो आपको थोड़ी सी भी तकलीफ होगी तो बच्चा द्रवित होगा। वो भाव उसके अंदर बचपन से डालने का काम भी माता पिता करते हैं, परिवार करता है। तो भावनात्मक रिश्ता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, निर्णय लेना है परिवार में कोई, मैंने पहले भी बताया है कई वीडियोस में, मैंने कहा कि निर्णय लेना है आपको परिवार के लिए। आप तय कर चुके हैं पति पत्नी, परिवार के बड़े लोग कि क्या करना है, उसके बावजूद भी अपने बच्चों को 5वीं में बच्चा पढ़ता है, उसको बैठा लिए साथ में, उसको कहिए कि बेटा परिवार के लिए हम ये इस मामले में, इस मसले में ये निर्णय करने जा रहे हैं, बताओ तुम्हारा क्या मत है, तुम बताओ कि ये है, इस कमरे में हम पीला रंग करने जा रहे हैं, नीला रंग करने जा रहे हैं, हम हरा रंग करने जा रहे हैं, दिवाली आ रही है हम व्हाइट वॉश कराने जा रहे हैं, तो बेटा कैसा रंग कराएं जरा बताओ। वो कहेगा, तमाम प्रकार के दुनिया के रंग बता देगा। और सबसे बड़ा उसका फायदा ये है कि उसके हृदय में ये विश्वास पैदा होगा कि मेरे माता पिता के लिए मेरी वैल्यू है, ये मेरा परिवार है जहां मेरी बताई गई बातें वैल्यू करती हैं, मेरी इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस कहीं और जगह नहीं है, मेरे घर में है। इसलिए वो अपनी महत्वता समझेगा। वो छोटी छोटी बातों पर उससे चर्चा करना। तो बाजार जा रहे हैं अपने साथ में, कभी लेकर जाएं, सब मार्केट में परचेसिंग करने के लिए, सब्जियां लेनी है, फल लेने हैं और भी चीजें, उसको उस खरीदारी में शामिल करिए अपने साथ। जीवन के तमाम कड़वे अच्छे अनुभव लेगा वो उसको ये बताइए कि संघर्ष कितना कर रहे हैं वो सब्जी बेचने वाले लोग, फल बेचने वाले लोग, दुकानदार, एक रिक्शा पूलिंग करने वाले लोग, उसके संघर्ष के बारे में चर्चा करते हुए जाइए और चर्चा करते हुए आइए। और उनको ये बताइए कि ये लोग अपनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँच पाए हैं, आगे इनके भी घरों में बच्चे हैं और वो उनको संस्कार दे रहे हैं, उनको अच्छे विचार दे रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा रहे हैं कि एक दिन वो इनसे आगे जाएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों,
हम तुमसे भी अपेक्षा करते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे, तो इससे आगे तुम्हें जाना है, सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ना है। इस तरह की छोटी छोटी बातें चर्चा में आनी चाहिए। भावनात्मक चर्चाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वक्त आप प्रैक्टिकल रहे, आपने खाना खिलाया, सुलाया, उठाया, जगाया, पढ़ाया, स्कूल भेजा, इन सब से इंपॉर्टेंट चीजों में ये भी शामिल है कि भावनात्मक वो रिश्ते हैं। वो बच्चा भी जानता है मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, आप भी जानते हो मेरा बच्चा है, लेकिन भावनात्मक रिश्ता बनाना और उसे चलाना, उसमें भावनात्मक तड़का लगाना, ये सबको आता हो ये जरूरी नहीं है। 10वीं 12वीं 9वीं 8वीं में बच्चा पढ़ रहा है, उसको कभी कभी आप अपने गले से लगा लीजिए, प्यार करिए, स्नेह करिए। उस लाड़ प्यार के जरिए वो धीरे धीरे अपनी बुराइयों को विसर्जित कर देगा, वो बुराइयों को दूर कर देगा अपने से। वो आपकी छोटी सी तकलीफ भी मैटर करेगी उसके लिए। तो भावनात्मक रिश्ता, ये मैंने चौथा पॉइंट आपको बता दिया। इसके बाद 5वां पॉइंट यह है कि आजकल की शहरी जीवन शैली में हम अपने बच्चों को खेल नहीं खिला पा रहे हैं, शारीरिक नहीं करा पा रहे हैं, व्यायाम नहीं हो रहा उसका, शरीर जकड़ गया है उसका, और जिसके चलते जो बच्चे ऐसे परिवेश में बड़े हो रहे हैं उनको तमाम प्रकार की बीमारियां, डिप्रेशन, अवसाद, क्योंकि काम तो अल्टीमेटली शरीर से लेना है। मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। तो जो उससे हमें काम लेना है, तो उसकी वो बचपन से ही स्वस्थ कैसे रहेगा, इस पर चिंता किसी को है ही नहीं। रिजल्ट हम भी चाहते हैं बच्चे से, आप भी चाहते हो, बस उसके अलावा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 5 है। 5वां जो मैंने पॉइंट आपको बता रहा हूं, 5वां पॉइंट वो है शारीरिक व्यायाम, खेलकूद। अब इसके लिए मोहल्लों में आप रह रहे हैं, कॉलोनियों में आप रह रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी है या नहीं है तो बच्चों के खेलने के लिए कहीं पर मैदान अवेलेबल नहीं है, कहीं फिजिकल एक्सरसाइज कराने का कोई इंतजाम नहीं है, तो ऐसे में और फिजिकल एक्सरसाइज और खेलकूद भी कम से कम घंटा 1.5 घंटा पूरी शिद्दत के साथ, कि बच्चा मैदान से बात करे और मैदान बच्चे से बात करे। पसीने से तरबतर मिट्टी और खेल का अलग आनंद जो होता था पहले, उसका होना बहुत जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि आप ये कहें कि साहब हमारे बगल में कोई खेल का मैदान नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे यहाँ तो मोहल्ले में बहुत अच्छे बच्चे नहीं है, उनसे बच्चा कुछ गलत सीख के आ जा रहा है यार। देखिए, अब एक समय के साथ में मैंने बोला ना, चीजें चेंज होती जा रही हैं। आज खेल का भी ट्रेंड चेंज हो गया है। शहरों की मैं बात अभी खास कर रहा हूँ, गांव की तरफ या गांव के जिलों में, छोटे कस्बों में, गांव में बच्चों के खेलने का बढ़िया है। वो तो एक पगडंडी से दूसरी पगडंडी दौड़ते हुए चले जाते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, खेतों में वो खेल लें, छुपन छुपाई खेल लें, कहीं वो गांव में लकड़ी से क्रिकेट खेल लें, उनके पास खो खो है, कबड्डी है, वो तमाम गेम है, और वो उनको स्वस्थ रखने में भी। और सबसे बड़ी चीज तो है गांव की पगडंडियों पर ढेरों किलोमीटर दूर तक साइकिल चलाना, उनको एक्सरसाइज कराता है, शारीरिक रूप से बहुत फिट रहते हैं वो। गांव के बच्चे तो खेत खलिहान, जानवर, पशु, उनको चारा लगाने का तक काम करते हैं। हमारे शहरों में आप देखिए कि उसको कह दो कि अपना बिस्तर ठीक कर ले और कमरे को थोड़ा सुव्यवस्थित कर ले, तो बच्चा आलस करता है, वो कहता है कि अपने भाई से क्यों नहीं करा लेते हैं तुम, अभी करेंगे, वो करेगा नहीं, वो छोड़ देगा उसको। तो ये आलस का माहौल परिवार में खत्म करने का जरिया ये है कि हर शहरों में, हर जगह पर स्पोर्ट्स एकेडमियां खुल गई हैं, प्रोफेशनल टीचर्स बहुत बड़े मैदान में तमाम प्रकार के शारीरिक व्यायाम। तो पहले बच्चे का वो इनरोल करते हैं, उसके बाद वो देख लेते हैं इसके अंदर क्षमता कितनी है, शारीरिक ऊर्जा, उसके अनुरूप उसे खेल में जुटा देते हैं। जब बच्चा वहां जाता है तो सबसे पहले वार्म अप कराते हैं उसको। खेल का एक डिसिप्लिन है, एक टर्नआउट है, एक ड्रेस कोड होता है, एंट्री करते हैं तो उसका आइडेंटिटी कार्ड बना रहता है। इन सब छोटी छोटी चीजें भी बच्चे के जीवन में बहुत असर डालती हैं। वो जानता है कि मैंने एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, शाम को जाना आना और खेल कूद के आना, 2 घंटे का समय लग रहा है, अरे लगने दो, बच्चे का जीवन बदल जाएगा। खेल कूद के जो पसीना बहाने के बाद उसकी जो ब्रेन की जो ग्रीसिंग ऑयलिंग होती है, जो ब्रेन की स्टेमिना स्ट्रेंथ मिलता है, जो ब्रेन की जो तमाम प्रकार के रसायन, जो हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं जिनको, वो रिलीज होते हैं। हैप्पी, बच्चा खुश नहीं है, वो खुश
इसलिए नहीं है क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स जो ब्रेन में रिलीज होते हैं हो ही नहीं पा रहे हैं वो। हम आप खुश नहीं है इसलिए क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं। कहीं पर खिलखिला के हंसने की बात आई, हम हंस ही नहीं पा रहे हैं, कारण कि हमारे दिनचर्या में अब शारीरिक एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं, तो कहाँ से होगा। तो इसीलिए उस मैदान में उसको ले जाइए, इनरोल कराइए, उसकी फीस होती है बाकायदा प्रॉपर, तो वो देनी पड़ेगी, वो दीजिए। और देने के बाद में वहाँ शिद्दत के साथ मनपसंद का खेल खिलाइए। वो अच्छा, खेलने के लिए मैदान में जो बच्चे होंगे उनके अंदर में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ होगी, उसमें न तो गलत बातें होंगी, न विचार होगा, न वहाँ पर भी अगर कोई बच्चा टाइम बीइंग अट्रैक्शन का शिकार हो रहा है, उसके एक आकर्षण में फंस रहा है, वो बालक बालिका के प्रति, तो इस तरह का कोई भाव वहाँ पर पैदा होता है, तो कोच हटा देते हैं उसको। वहाँ पर तो मैदान ही उसका अट्रैक्शन है, मैदान से ही उसे लुहा लेना है, मैदान से ही उसे एनर्जी लेनी है, और मैदान में ही उसे पसीना बहाना है। वो घर जब आए पूरे कपड़े पसीने से भीगे हुए हों, उसके एकदम बिल्कुल चेहरे का तेज देख लीजिए आप, और 15 दिन करा के देखिए, आपका पैसा वसूल हो जाएगा साहब। पढ़ाई में मन लगने लगेगा उसका, उसके बाद फालतू खुरापातें बंद हो जाएंगी। रात जब वो मोबाइल देखने की इच्छा खत्म होने लगेगी धीरे धीरे, क्योंकि बिस्तर में जाते ही नहीं जाएगी उसको, उतनी एनर्जी बचेगी जितना पढ़ाई के लिए जरूरी है। बचपन की गलतियों का शिकार नहीं होगा बच्चा ऊर्जावान बनेगा, उसकी ऊर्जा पैरों से लेकर सर की तरफ को जाएगी, सर से नाली की तरफ को नहीं जाएगी। देखिए बड़े प्रैक्टिकल चीजें हैं ये, इसमें कुछ बातें कड़वी हो सकती हैं लेकिन सत्य बातें हैं। कौन कहेगा इसके बारे में, हमारा प्रोफेशन है, हमें बताना है आपको कि कैसे चलेगा ये मामला। तो इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो मैंने आपको बता दी अभी तक 5 बातें। अब सबसे बड़ी चीज है कि अब छठा पॉइंट क्या है। छठा पॉइंट है, 6 पॉइंट्स पे आज मैंने चर्चा करनी है, मात्र छठा पॉइंट जो आया वो ये है कि हम उसको हमेशा सच बोलने के लिए कैसे प्रेरित करें। सच बोलने के लिए प्रेरित करना है, अपने बच्चों को सच बोलने के लिए प्रेरित करना है। आप स्वयं सच बोलिए, सच बोलने के लिए प्रेरित करिए। अगर कोई कीमती सामान आपके यहाँ था, बच्चे ने लापरवाही से किया और वो गिरा और टूट गया, अब बच्चा आपके सामने ये आके कहने की हिम्मत जुटा पा रहा, पापा मेरे से गिर गया था और टूट गया है, तो सच बोलने के लिए उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और उसे ये कहा जाना चाहिए कि बेटा आगे से ध्यान देना, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कीमती पैसा लगा के लाए हैं, टूट गया है, नुकसान हुआ है, लेकिन तुमने सच बोला है इसलिए मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ। इतना बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। आपका बच्चा है, उसने जानबूझकर आपको नुकसान हो जाए इस दृष्टिकोण से उसको पकड़ के टेबल से नीचे गिरा के नहीं तोड़ा। बच्चा है, बचपने में, लड़कपन में, अल्हड़पने में वो गया और चीज पर टक्कर लगी और वो गिरा और टूट गया, और कुछ कीमती सामान था और आपको गुस्सा आया और आपने पूछा, बच्चा कहेगा पापा मैंने नहीं तोड़ा। अब मैंने नहीं तोड़ा कह दिया अगर उसने, तो आप कर क्या लेंगे भाई, आप ढूंढते रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा किसने तोड़ा है। आप कई दिन तक कंफ्यूज रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। अगर वो हिम्मत करके आपको बता पा रहा पापा मेरे से गलती हो गई, तो उसे माफ करना, ये बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा आपको। सच बोले तो उसकी प्रशंसा करना, इसमें कहीं से कहीं तक आपके दिमाग के अंदर में गुस्सा, आक्रोश या मार पिटाई, डांट डपट, इसकी सोच नहीं आनी चाहिए। बच्चा सच बोले, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और हाँ, उसको एक मैसेज दे दीजिए कि बेटा अगली बार से गलती नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा अल्हड़ है आपका, तो बहुत दिन तक अल्हड़ रहेगा, वो 2-4 चीजें तोड़ेगा जरूर, लेकिन यह है कि वो जानबूझकर नहीं तोड़ रहा है, अपनी मस्ती, अपने अल्हड़पने में, अपने एक निटोरियस उसका व्यक्तित्व है उसमें। तो बच्चे के अंदर जब तक मस्ती नहीं होगी तो वो बच्चा कैसा, बच्चों के अंदर जब तक मस्ती नहीं होगी बच्चा कैसा, और मस्ती बहुत होनी चाहिए बच्चे के अंदर में, वैसा माहौल बनाना जरूरी है। और कल के पीटीएम में हम लोग बहुत सारे अभिभावकों से मिले हैं, तो मैंने देखा कि एक 2.5 साल का, मुझे आश्चर्य हुआ, 2.5 साल का बच्चा, 2.5 साल के इर्द गिर्द बच्चा जो स्कूल अभी नहीं जाता, अपनी माँ के साथ आया है, बड़े भाई बहनों के पीटीएम में माँ आई हैं, और माँ ने मोबाइल दिया है उस बच्चे को, और वो बच्चा बेटा थी या बेटा था मुझे नहीं पता, वो मेरे सामने उसको लाया गया, इतना मासूम उसका चेहरा, और वो पूरी तरीके से मोबाइल हाथ में लेकर डूबा हुआ है मोबाइल में,
और मैंने देखा इतनी तेज तेज वो मोबाइल की एक्टिविटीज़ को कर रहा है, तो माँ को शायद लगता होगा इसका दिमाग तेज हो रहा है इसमें, वो एडिक्शन। और उससे जब मोबाइल लिया गया, उससे हमने लाड़ किया, तो जब तक मोबाइल उसके हाथ में था उसके चेहरे में मुस्कुराहट थी, मोबाइल लेने के बाद उसका मूड ऑफ हो गया, चेहरा उसका लटक उतर गया। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि किस तरह से बचपन से, अभी अगर वो माँ नहीं चेती तो गया काम से उतना प्यारा बच्चा, उसका भविष्य गया। तो मेरे साथियों, मैंने 6 बिंदुओं पर आज आपको बातें बताई हैं। इन 6 बिंदुओं पर अगर आप अलर्ट मोड पे रहे, आपने इसको फॉलो किया, तो आप निश्चित रूप में देखेंगे कि आपके परिवार में बहुत अलग सा एक चेंज आएगा। आपके बच्चे दूसरों के बच्चों से बड़े अलग से बनने लगेंगे, दिखने लगेंगे, उनका परिवार का माहौल एकदम चेंज हो जाएगा। और आप एक चीज़ जान लीजिए कि विद्यालय वहाँ और वहाँ के सहारे, कोचिंग के सहारे, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है जब तक माँ बाप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसको आप सौभाग्य समझिए या दुर्भाग्य समझिए, माता पिता को हर हाल में बच्चों के बाल जीवन में, 12वीं तक का जीवन जो है बच्चे का बाल जीवन है, उस जीवन में अपने आप को उसकी हर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना और उसके साथ में हर जगह पर इन्वॉल्व रहना बहुत ज़रूरी है। एक ज़माने में कहा जाता था कि बच्चों के साथ में मित्रवत व्यवहार माता पिता न करें। आज तो ये कहा जा रहा है कि आप सबसे सहृदय मित्र बन के रहें उनके साथ, उनकी हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, तो आप उनको सही एडवाइस कर पाओगे। बच्चा अपने दिल की बात सबसे पहले आप ही से कहे, ऐसा वातावरण अपने आप बन जाएगा अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे। अपने आप वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करेगा। वो उसके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण खुशी का मौका हो या बहुत दुख का मौका हो, वो दूसरों को नहीं ढूंढेगा अपनी समस्या कहने के लिए, वो आपसे बोलेगा। और आपसे बोलेगा चूंकि आप उसके सबसे पहले और सबसे सही हित चिंतक हैं, तो आप उसको सही सही सलाह मशवरा दे दोगे और बच्चे का जीवन रास्ता और सही रास्ता दिखा दोगे आप ऐसे मौके पर, तो वो सही रास्ते पर चल पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। अगर आप ये सोचें कि ठीक है कुदरती होता रहेगा, सब स्कूल जाते हैं, सब हमारे भी जाएं और इसी तरह चलते रहेगी, क्लासेस पास हो रहे हैं, हमारे भी होते चले जाएंगे, और ये तो आप ये समझ लो कि एक बहुत ही सॉलिड उपलब्धि हासिल वो बच्चा जीवन में नहीं कर पाएगा, जिसका पूरा रोल आप ही का है। उसको बच्चा कहे या ना कहे, आप माने चाहे ना माने। तो इसलिए जब सब कुछ आप कर रहे हैं और आप इतनी अर्निंग्स करके उसके लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं जुटा रहे हैं, उसके अच्छे भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी परिवार की कार्यशैली, कार्य संस्कृति और अपने परिवार का जो एटमॉस्फेयर है उसमें अगर इन 6 बिंदुओं को ऐड करते हुए अगर आप वहाँ का माहौल बना लेंगे, तो आपके बच्चे की विद्यालयी जो शिक्षा है वो सार्थक हो जाएगी और निश्चित रूप में वो एक शानदार भविष्य की तरफ आगे बढ़ेगा। और ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ कि उसका भविष्य 100% सेफ और सिक्योर हो जाएगा। जिस स्थिति में आप आज अपने आप को लेकर आप आए हैं इतने संघर्षों के बाद, आपका बच्चा इससे कई गुना आगे जाकर आपके मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसी चर्चा वार्ता के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग इसको गंभीरता से सुनेंगे और अपने जीवन में इन बातों को उतारने का प्रयास करेंगे। हम लोग अपने अनुभव के हिसाब से तमाम प्रकार की नई इस तरह की बातें इसलिए लेकर आते हैं कि इस मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बातें आप तक पहुंचा पाएं, ताकि आप उसको अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने व्यवहार में उसको जब ऐड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर भी थोड़ा चेंजिंग आ रही है, आपके अंदर भी थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अपने आप को भी थोड़ा सा सुव्यवस्थित करने का अगर आप प्रयास करेंगे, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और आप प्रसन्न रहेंगे, तो जाहिर सी बात है परिवार में भी स्वस्थ वातावरण बनेगा और परिवार में भी प्रसन्नता आएगी। आप बहुत महत्वपूर्ण हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और हम सभी के लिए। यही आपसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।